चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया उपन्यास मनोरमा। अध्याय 2। चक्रधर डरते हुए घर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि द्वार पर चारपाई पड़ी हुई है। उस पर कालीन बिछी हुई और एक अधेड़ उम्र के महाशय उस पर बैठे हुए हैं। उनसे सामने ही एक कुर्सी पर मुंशी बज्रधर बैठे फर्शी पी रहे थे और नाई खड़ा पंखा झल रहा था। चक्रधर के प्राण सूख गए। अनुमान से वह ताड़ गए कि महाशय वर की खोज में आए हैं। निश्चय करने के लिए घर में जाकर माता से पूछा तो अनुमान सच्चा निकला। बोले, दादाजी ने इनसे क्या कहा? निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, नानी क्यों मरी जाती है? क्या जन्म भर कुंवारे ही रहोगे? जाओ बाहर बैठो, तुम्हारी ही तो बड़ी देर से जोहाई हो रही है। चक्रधर, यह कौन है? निर्मला, आगरे के कोई वकील हैं, मुंशी यशोदानंदन। चक्रधर, मैं तो घूमने जाता हूं, जब यह यमदूत चला जाएगा तो आऊंगा। निर्मला, वाह रे शर्मीले, तेरा सा लड़का तो देखा ही नहीं। आ, जरा सिर में तेल डाल दूं, बाल न जाने कैसे बिखरे हुए हैं। साफ कपड़े पहनकर जरा देर के लिए बाहर जाकर बैठ। इतने में मुंशी जी ने पुकारा, नन्हे, क्या कर रहे हो? जरा यहां तो आओ। चक्रधर के रहे सहे होश भी उड़ गए। बोले, जाता तो हूं, लेकिन कह देता हूं, मैं यह जुआ गले में न डालूंगा। जीवन में मनुष्य का यही काम नहीं है कि विवाह कर ले, बच्चों का बाप बन जाए और कोख के बैल की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर गृहस्थी में जुट जाए। चक्रधर बाहर आए तो मुंशी यशोदानंदन ने खड़े होकर उन्हें छाती से लगा लिया और कुर्सी पर बैठाते हुए बोले, अब की सरस्वती में आपका लेख देखकर चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। इस वैमनस्य को मिटाने के लिए आपने जो उपाय बताए हैं वे बहुत ही विचारपूर्ण हैं। इस स्नेह मृदुल आलिंगन और सहृदयतापूर्ण आलोचना ने चक्रधर को मोहित कर लिया। वह कुछ जवाब देना ही चाहते थे कि मुंशी बज्रधर बोल उठे, आज बहुत देर लगा दी, राजा साहब से कुछ बातचीत होने लगी क्या? यह कहकर मुंशी जी घर में चले गए तो यशोदानंदन बोले, अब आपका क्या काम करने का इरादा है? चक्रधर, अभी तो निश्चय किया है कि कुछ दिनों आजाद रहकर सेवा कार्य करूं। यशोदा, आप जैसे उत्साही युवकों का ऊंचे आदर्शों के साथ सेवा क्षेत्र में आना जाति के लिए सौभाग्य की बात है। आपके इन्हीं गुणों ने मुझे आपकी ओर खींचा है। चक्रधर ने आंखें नीचे करते कहा, लेकिन मैं अभी गृहस्थी के बंधन में नहीं पड़ना चाहता। मेरा विचार है कि गृहस्थी में फंसकर कोई तन मन से सेवा कार्य नहीं कर सकता। यशोदा, मैं समझता हूं कि यदि स्त्री और पुरुष के विचार और आदर्श एक से हों तो स्त्री पुरुष के कामों में बाधक होने के बदले सहायक हो सकती है। मेरी पुत्री का स्वभाव, विचार, सिद्धांत सभी आपसे मिलते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप दोनों एक साथ रहकर सुखी होंगे। सेवा कार्य में वह हमेशा आपसे एक कदम आगे रहेगी। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत पढ़ी हुई है, घर के कामों में कुशल है। रही सकल सूरत, वह भी आपको इस तस्वीर से मालूम हो जाएगी। यशोदानंदन तस्वीर चक्रधर के सामने रखते हुए बोले, स्त्री में कितने ही गुण हों, लेकिन यदि उसकी सूरत पुरुष को पसंद न आई तो वह उसकी नजरों से गिर जाती है और उसका दाम्पत्य जीवन दुखमय हो जाता है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि वर और कन्या में 2-4 बार मुलाकात भी हो जानी चाहिए। कन्या के लिए तो यह अनिवार्य है। पुरुष को स्त्री पसंद न आई तो वह और शादियां कर सकता है। स्त्री को पुरुष पसंद न आया तो उसकी सारी उम्र रोते ही गुजरेगी। चक्रधर के पेट में चूहे दौड़ने लगे कि तस्वीर क्यों कर ध्यान से देखूं। वहीं देखते शर्म आती थी। मेहमान को अकेला छोड़कर घर में न जाते बनता था। कई मिनट तक तो सब्र किए बैठे रहे, लेकिन न रहा गया। पान की तस्तरी और तस्वीर लिए हुए घर में चले आए। अपने कमरे में आकर उन्होंने उत्सुकता से चित्र पर आंखें जमा दी। उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो चित्र ने लज्जा से आंखें नीची कर ली हैं, मानो वह उनसे कुछ कह रही है। उन्होंने तस्वीर उलटकर रख दिया और चाहा कि बाहर चला जाऊं,
लेकिन दिल न माना। फिर तस्वीर उठा ली और देखने लगे। आंखों को तृप्ति ही न होती थी। चित्र हाथ में लिए हुए वह भावी जीवन के मधुर स्वप्न देखने लगे। यह ध्यान ही न रहा कि मुंशी यशोदानंदन बाहर अकेले बैठे हुए हैं। अपना व्रत भूल गए, सेवा सिद्धांत भूल गए, आदर्श भूल गए, भूत और भविष्य वर्तमान में लीन हो गए। केवल एक ही सत्य था और वह चित्र की मधुर कल्पना थी। सहसा तबले की थाप ने उनकी समाधि भंग की। बाहर संगीत समाज जमा था। मुंशी बज्रधर को गाने बजाने का शौक था। गला तो रसीला न था, पर ताल स्वर के ज्ञाता थे। बाहर आए तो मुंशी जी ने ध्रुपद की एक तान छेड़ दी थी। पंचम स्वर था। आवाज फटी हुई, सांस उखड़ जाती थी। बार बार खांस कर साफ करते थे। लोज का नाम न था। कभी कभी बेसुरे भी हो जाते थे, पर साजिंदे वाह वाह की धूम मचाए हुए थे। आधी रात के करीब गाना बंद हुआ। लोगों ने भोजन किया। जब मुंशी यशोदानंदन बाहर आके बैठे तो वज्रधर ने पूछा, आपसे कुछ बातचीत हुई? यशोदा, जी हाँ हुई, लेकिन नहीं खुले। वज्रधर, विवाह के नाम पे चिढ़ता है। यशोदा, अब शायद राजी हो जाए। प्रातःकाल यशोदानंदन ने चक्रधर से पूछा, क्यों बेटा, एक दिन के लिए मेरे साथ आगरे चलोगे? चक्रधर, मुझे तो आप इस जंजाल में न फंसाएं तो बहुत अच्छा हो। यशोदा, तुम्हें जंजाल में नहीं फंसाता बेटा, तुम्हें ऐसा सच्चा सहायक और मित्र दे रहा हूं जो तुम्हारे उद्देश्यों को पूरा करना अपने जीवन का मुख्य कर्तव्य समझेगी। यूं तो मैं मन से आपको अपना दामाद बना चुका हूं, पर अहल्या की अनुमति ले लेनी आवश्यक समझता हूं। आप भी शायद यह पसंद न करेंगे कि मैं इस विषय में स्वेच्छा से काम लूं। चक्रधर बड़े संकट में पड़े। सिद्धांत रूप में वह विवाह के विषय में स्त्रियों को पूरी स्वाधीनता देने के पक्ष में थे, पर इस समय आगरे जाते उन्हें बड़ा संकोच हो रहा था। यशोधानंदन ने कहा, मैं आपके मनोभावों को समझ रहा हूं, पर अहल्या उन चंचल लड़कियों में नहीं है जिनके सामने जाते हुए आपको शर्माना पड़ेगा। आप उसकी सरलता देखकर प्रसन्न होंगे। मैं तो उसी को लाकर 2-4 दिन के लिए यहां ठहरा सकता हूं, पर शायद आपके घर के लोग यह पसंद न करेंगे। चक्रधर ने सोचा, अगर मैंने और ज्यादा टोल मटोल की तो कहीं यह महाशय सचमुच ही अहिल्या को यहां न पहुंचा दें। बोले, जी नहीं, मुनासिब नहीं मालूम होता, मैं ही चला चलूंगा। घर में निर्मला तो खुशी से राजी हो गई। हाँ, मुंशी बज्रधर को कुछ संकोच हुआ, लेकिन यह समझकर कि यह महाशय लड़के पर लट्टू हो रहे हैं, कोई अच्छी रकम दे मरेंगे, उन्होंने भी कोई आपत्ति न की। अब केवल ठाकुर हरसेवक सिंह को सूचना देनी थी। जब चक्रधर पहुंचे तो ठाकुर साहब अपनी प्राणेश्वरी लौंगी से कुछ बातें कर रहे थे। मनोरमा की माता का देहांत हो चुका था। लौंगी उस वक्त लौंडी थी। उसने इतनी कुशलता से घर संभाला कि ठाकुर साहब उस पर रिझ गए और उसे गृहिणी के रिक्त स्थान पर अभिषिक्त कर दिया। लौंगी सरल हृदय, सदैव हंसमुख, सहनशील स्त्री थी, जिसने सारे घर को वशीभूत कर लिया था। यह उसी की सज्जनता थी जो नौकरों को वेतन न मिलने पर भी जाने न देती थी। मनोरमा पर तो वह प्राण देती थी। ईर्ष्या, क्रोध, मत्सर उसे छू भी न गया था। वह उदार न हो पर कृपण न थी। ठाकुर साहब कभी कभी उस पर भी बिगड़ जाते थे, मारने दौड़ते थे। 2-1 बार मारा भी था, पर उसके माथे पर जरा भी बल न आता था। ठाकुर साहब का सिर भी दुखे तो उसकी जान निकल जाती थी। वह उसकी स्नेहमयी सेवा ही थी जिसने ऐसे हिंसक जीव को जकड़ रखा था। इस वक्त दोनों प्राणियों में कोई बहस हुई थी। ठाकुर साहब झल्ला झल्ला कर बोल रहे थे और लौंगी अपराधियों की भांति सिर झुकाए खड़ी थी कि मनोरमा ने आकर कहा, बाबूजी आए हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ठाकुर साहब की भौहें तन गई। बोले, क्या कहना चाहते होंगे? रुपये मांगने आए होंगे। अच्छा, जाकर कह दो कि आते हैं, बैठिए। लौंगी, इनके रुपए दे क्यों नहीं देते? बेचारे गरीब आदमी हैं, संकोच के मारे नहीं मांगते। कई महीने तो चढ़ गए।
यह कहकर लौंगी गई और रुपये लाकर ठाकुर साहब से बोली, लो दे आओ, सुन लेना, शायद कुछ कहना भी चाहते हों। ठाकुर साहब ने झुंझलाकर रुपए उठा लिए और बाहर चले, लेकिन रास्ते में क्रोध शांत हो गया। चक्रधर के पास पहुंचे तो विनय के देवता बने हुए थे। चक्रधर, आपको कष्ट देने आया हूं। ठाकुर, नहीं नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, यह लीजिए आपके रुपये। चक्रधर, मैं इस वक्त एक दूसरे ही काम से आया हूं। मुझे एक काम से आगरा जाना है, शायद 2-3 दिन लगेंगे, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। ठाकुर, हाँ हाँ, शौक से जाइए, मुझसे पूछने की जरूरत न थी। ठाकुर साहब अंदर चले गए तो मनोरमा ने पूछा, आप आगरे क्या करने जा रहे हैं? चक्रधर, एक जरूरत से जाता हूं। मनोरमा, कोई बीमार है क्या? चक्रधर, नहीं, बीमार कोई नहीं है। मनोरमा, फिर क्या काम है, बताते क्यों नहीं? जब तक न बतलाएंगे मैं जाने न दूंगी। चक्रधर, लौटकर बता दूंगा, तुम किताब देखती रहना। मनोरमा, जी नहीं, मैं यह नहीं मानती, अभी बतलाइए। आप अगर मुझे बिना बताए चले जाएंगे तो मैं कुछ न पढ़ूंगी। चक्रधर, यह तो बड़ी टेढ़ी शर्त है, बतला ही दूं। अच्छा, हंसना मत। तुम जरा भी मुस्कुराई और मैं चला। मनोरमा, मैं दोनों हाथों से मुंह बंद किए लेती हूं। चक्रधर ने झेंपते हुए कहा, मेरे विवाह की कुछ बातचीत है। मेरी तो इच्छा नहीं है, पर एक महाशय जबरदस्ती खींचे लिए जाते हैं। यह कहकर चक्रधर उठ खड़े हुए। मनोरमा भी उनके साथ साथ आई। जब वह बरामदे से नीचे उतरे तो प्रणाम किया और तुरंत अपने कमरे में लौट आई। उसकी आंखें डगमगाई हुई थी और बार बार रुलाई आती थी, मानो चक्रधर किसी दूर देश जा रहे हों।